हाँ, तो आज अपन पढ़ेंगे लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के बारे में। पिछले वीडियो में अपन ने लेंथेनाइड्स की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी की थी। तो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? देखो, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है जैसे जैसे हम लेंथेनम से ल्यूटीशियम की तरफ जाते हैं तो इनके एटॉमिक साइज में क्रमशः कमी आती जाती है। इसी का नाम लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन है। अब ये लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन होता क्यों है? इसके दो रीजन देखते हैं अपन। पहला रीजन है कि जैसे जैसे अपन लेंथेनम से ल्यूटीशियम की तरफ जाते हैं तो लेंथेनम से ल्यूटीशियम की तरफ जाने पर जो एटॉमिक नंबर है चूंकि बढ़ता जाएगा तो नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या बढ़ेगी, और नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या बढ़ने का मतलब है कि जो न्यूक्लियर चार्ज है वो भी क्रम से क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और जब न्यूक्लियर चार्ज हमारे पास बढ़ता जाएगा तो फिर नाभिक का इलेक्ट्रॉन्स के प्रति अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। फलस्वरूप लेंथेनाइड्स के साइज में लेंथेनम से ल्यूटीशियम की तरफ जाने पर क्रम से कमी आती जाएगी, यानी रेडियस का मान क्या होता जाएगा, हमारे पास कम होता जाएगा। ये वाला ध्यान रखना थोड़ा सा। अब लेंथेनम से ल्यूटीशियम की तरफ जाने पर जो आने वाला इलेक्ट्रॉन है वो 4f सबसेल में आता है। जब 4f सबसेल में आएगा, चूंकि इसके कारण से स्क्रीनिंग इफेक्ट भी होगा, तो स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ने के कारण साइज बढ़ना चाहिए। अब साइज कितना बढ़ना चाहिए वो ध्यान में रखना होगा कि जो डी ब्लॉक के केसेज होते हैं उनकी बजाय 4f में 5s, 5p और 6s यानी 2 सेल बाहर की साइड में होने के कारण जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है वो इतना इफेक्टिव नहीं हो पाता जितना डी ब्लॉक एलिमेंट्स में होता है। अब शॉर्ट में मैं कहूँ कि जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है वो लेंथेनाइड्स का साइज बढ़ाने की कोशिश करता है, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो साइज को कम करने की कोशिश करता है। यानी दोनों प्रभाव एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं। तो जब दोनों प्रभाव एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं तो क्या होगा, फिर जो डोमिनेंट होगा उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट आएगा। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट यहाँ पर डी ब्लॉक की अपेक्षा थोड़ा सा क्या होता है, कमजोर होता है। इस कारण से साइज में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। लेकिन डी ब्लॉक वाले केसेज में इतनी कमी नहीं हो पाएगी जितनी किसमें होती है, एफ ब्लॉक में होती है, क्योंकि उनमें आने वाला इलेक्ट्रॉन 2 सेल नीचे नहीं जाकर के सिर्फ 1 सेल नीचे जाता है, सिर्फ 1 सेल नीचे जाता है। इस कारण से वहां पर जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है वो थोड़ा सा क्या हो जाता है, और ज्यादा प्रभावी हो जाता है। अब देखते हैं अपन जो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन है उसके का क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज आते हैं, क्या क्या परिणाम आते हैं। तो अपने को पता है लेंथेनम से ल्यूटीशियम की तरफ जाने पर साइज में क्रम से कमी आती जाती है। तो क्या होता है, जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं उनमें जब अपन ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं, यानी जैसे जर्कोनियम से हैफनियम की तरफ जाएं, इधर नायोबियम से टेंटेलम की तरफ जाएं, मोलिब्डेनम से टंगस्टन की तरफ जाएं, तो वैसे तो साइज बढ़ना चाहिए, लेकिन इससे लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण जो हैफनियम है, टेंटेलम है, टंगस्टन है, इनका साइज क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और ये अपने से जस्ट ऊपर वाले एलिमेंट के लगभग बराबर साइज रखते हैं। अर्थात जर्कोनियम और हैफनियम का साइज लगभग बराबर हो गया, नायोबियम और टेंटेलम का साइज लगभग बराबर हो गया, मोलिब्डेनम और टंगस्टन का साइज बराबर हो गया। ध्यान रखना, जब एक ही ग्रुप के एलिमेंट्स समान आकार रखते हों, उनके आयंस का साइज भी समान हो, तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज में काफ़ी सिमिलरिटीज आ जाती हैं। इस कारण से उनको सेपरेट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब जरा दूसरी बात करते हैं, जो इट्रियम है, जो हमारे पास है इट्रियम है, वो क्या कह रहा है कि जब मैं +3 आयन में बनता हूँ, इट्रियम 3+ आयन ये कह रहा है कि जब मैं +3 स्टेट में होता हूँ तो मेरा साइज होता है 0.894 एंगस्ट्रॉम। यही लगभग साइज है होल्मियम और इर्बियम का। इसीलिए नेचर में इट्रियम 3+ आयन भी होल्मियम और इर्बियम के साथ मिलता है। और मैंने पहले ही कहा, अगर आयंस का साइज समान हो और उनका चार्ज समान हो तो उन्हें सेपरेट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे इसका। अपन इनको तीनों को सेपरेट करना यदि एक साथ मिलते हैं तो बहुत मुश्किल कार्य है। जो थर्ड पॉइंट है वो अपने को क्या कह रहा है कि इनके अंदर जो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन है उसके कारण जो डेंसिटी है अपने पास 5d सीरीज की, चूंकि ध्यान से देखो 5d में साइज तो उतना ही है जितना 4d सीरीज के एलिमेंट्स थे लगभग,
और नाभिक में प्रोटोनों की संख्या ज़्यादा हो गई, और नाभिक में प्रोटोनों की संख्या ज़्यादा हो गई तो फिर साइज बराबर हो, और यदि प्रोटोनों की संख्या ज़्यादा हो तो ऐसी स्थिति में 5D सीरीज के एलिमेंट्स की डेंसिटी बढ़ना स्वाभाविक है, और 5D सीरीज के एलिमेंट्स से उनकी डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, लगभग डबल के करीब चली जाती है कुछ केसेज में, तो बजाय 4D के। अब अपन बात करते हैं हार्डनेस की, बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट की और बॉइलिंग पॉइंट की। चूंकि लैंथेनम से ल्यूटिशियम की तरफ जाने पर इनका साइज कम होता जाता है, यानी एटम्स एक दूसरे के नज़दीक आते जाएंगे, यानी उनमें अट्रैक्शन फोर्सेज ज़्यादा होते जाएंगे, और अट्रैक्शन फोर्सेज यदि पार्टिकल्स में कहीं पे भी ज़्यादा हों, एटम्स में ज़्यादा हों, तो हार्डनेस, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ये बढ़ जाते हैं। ये 5th पॉइंट अपन पहले ही पढ़ चुके हैं बेस स्ट्रेंथ का। लैंथेनम से ल्यूटिशियम की तरफ जाने पर चाहे हाइड्रोक्साइड हो और चाहे ऑक्साइड हो, उनकी बेस स्ट्रेंथ में क्रमशः कमी आती जाती है। आयनाइजेशन पोटेंशियल लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण जो लैंथेनम से लेकर के ल्यूटिशियम की तरफ भी जाएंगे तो अपने पास आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता जाएगा? अपने पास कम होता जाएगा, नहीं, अपने पास बढ़ता जाएगा, कम नहीं होगा। इसलिए बढ़ेगा क्योंकि साइज छोटा होगा तो इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो गया। दूसरी बात अपने पास है, जो 5D सीरीज के एलिमेंट्स हैं उनसे यदि कंपेयर करें 5D वालों का, 4D की अपेक्षा 5D वालों का जो आयनाइजेशन पोटेंशियल है वो भी कई जगह ज़्यादा होता है। क्यों ज़्यादा होता है? क्योंकि साइज लगभग बराबर और नाभिक में प्रोटोनों की संख्या ज़्यादा, तो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर पकड़ भी ज़्यादा, और पकड़ ज़्यादा तो आयनाइजेशन पोटेंशियल भी ज़्यादा होता है। अब अपन बात करेंगे कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की। देखो, कोई भी आयन तब ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्सेज बनाता है जब उसका साइज छोटा हो और चार्ज ज़्यादा हो, साइज छोटा हो और पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो। तो देखो, लैंथेनाइड्स के अपन साइज का कंपैरिजन करें यदि डी ब्लॉक वालों से, तो यहाँ पर साइज देखो लैंथेनाइड्स में 1.03 से लेकर के 0.86 एंगस्ट्रॉम तक है, जबकि जो डी ब्लॉक वाले हैं वहां देखो इनमें साइज में क्या आ रही है, अपने पास कंपेरेटिवली काफी कम है। यानी काफी कम होने के कारण से जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स के कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं वो ज्यादा स्थायी मिलेंगे, और लैंथेनाइड्स के जो कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे वो साइज में, मतलब लैंथेनाइड आयंस का साइज बड़ा होने के कारण कॉम्प्लेक्सेस की स्टेबिलिटी क्या मिलेगी, थोड़ी सी कम मिलेगी। ये भी ध्यान रखना, मैंने पहले ही कह दिया, जितना ज़्यादा चार्ज होता जाएगा, पॉजिटिव चार्ज लैंथेनाइड आयंस के ऊपर, उनकी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की नेचर भी बढ़ती जाती है अपने पास। अब अपन जरा किन लिगेंड्स के साथ ये स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस बनाने हैं, तो थोड़ा सा हिंट याद रखना। लैंथेनाइड आयंस प्राय ऑक्सीजन और नाइट्रोजन डोनर एटम्स वाले लिगेंड्स के साथ कॉम्प्लेक्सेज बनाते हैं। जैसे यहाँ पर बहुत सारे एग्जांपल दे रखे हैं, ओ डोनर वाले, ये नाइट्रोजन इनमें डोनर एटम है, उन लिगेंड्स के साथ ये कॉम्प्लेक्स बनाता है। अब जरा अपन यूरोपियम 3+ और प्रेजियोडीमियम 3+, इसके बीटा डाई कीटोन कॉम्प्लेक्सेस की बात करते हैं। इसके जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो लैंथेनाइड शिफ्ट रिएजेंट्स बनाने के काम में आते हैं। लैंथेनाइड शिफ्ट रिएजेंट्स का उपयोग एनएमआर में किया जाता है। इनका उपयोग करने से प्राय जो कॉम्प्लेक्स स्पेक्ट्रम होते हैं वो थोड़े से स्प्रेड हो जाते हैं, और फिर उनको हमें पढ़ने में, यानी उनका एनालिसिस करने में थोड़ी सी आसानी होती है। जो इनमें कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं वो अपने पास, कॉमन कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है अपने पास वो होता है 7, 8 और 9। हालांकि कुछ केसेज में 12 भी मिलेगा अपने को, कुछ केसेज में 4 भी मिलेगा। जैसे यहाँ पर 4 वाले केसेज की बात कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 लैंथेनाइड आयंस का तभी ही होता है जब अपने पास कोई ज्यादा ही बल्कि लिगेंड हो। जैसे ये दोनों काफी बल्कि लिगेंड हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 10 और 12 तब ही संभव है, हालांकि संभव जरूर है, ध्यान रखना, जब लैंथेनाइड आयन का साइज थोड़ा सा बड़ा हो और जो जुड़ने वाले लिगेंड्स हैं उनका साइज थोड़ा सा छोटा हो। अब अपन फ्लोराइड आयन के साथ बनने वाले कॉम्प्लेक्सेस की बात करते हैं, तो LnF2+ प्रकार के कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं कौन? लैंथेनाइड आयंस। इस प्रकार के जो कॉम्प्लेक्सेज हैं वो क्लोराइड या अन्य हैलाइड आयंस के द्वारा नहीं बनाए जाते हैं। और वैसे भी आपको ध्यान होगा, मैंने कहा था फ्लोराइड आयंस को अपन लैंथेनाइड आयंस के टेस्ट करने में भी काम में लेते हैं। जो नवा पॉइंट है वो ये कह रहा है अपने को, ध्यान से पढ़ना इसको, कि हमारे पास वो लिगेंड्स जो प्राय पाई बॉन्डिंग
की प्रवृत्ति रखते हैं, यानी पाई बॉन्ड बनाने की कोशिश करते हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, NO हो गया। इस प्रकार के जो लिगेंड्स हैं वो लैंथेनाइड्स के साथ नहीं जुड़ पाते हैं। क्यों? कि लैंथेनाइड आयंस में जो 4f के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो काफी नीचे के होने के कारण किसी लिगेंड को नहीं दिए जा सकते हैं। जब किसी लिगेंड को नहीं दिए जा सकते हैं तो फिर जो कार्बन मोनोऑक्साइड या इससे संबंधित जो लिगेंड्स है जो पाई बॉन्ड बनाते हैं उनके साथ ये कॉम्प्लेक्सेज नहीं बनाएंगे। अब ये कोऑर्डिनेशन नंबर जैसे कई बार 10 आता है, कई बार कुछ केसेज में 12 आता है, तो अपन इनका यदि एक्सप्लेनेशन दें सिर्फ और सिर्फ f ऑर्बिटल्स के आधार पे तो अपन इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि f ऑर्बिटल्स की संख्या तो कितनी मिलेगी अपने को? 7 मिलेगी। तो 7 कोऑर्डिनेशन नंबर तक तो अपन समझा सकते हैं 7 f ऑर्बिटल्स के द्वारा, लेकिन इसके बाद में यदि ज़्यादा कोऑर्डिनेशन नंबर आता है तो फिर उनका एक्सप्लेनेशन इसके द्वारा संभव नहीं है। फिर अपने को कहना पड़ेगा कि या तो s ऑर्बिटल या p ऑर्बिटल या d ऑर्बिटल भी s p d ऑर्बिटल्स के साथ साथ भी जो f ऑर्बिटल्स हैं वो भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं।